क्लैप। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी को हम अभी छोड़ते हैं। समझ में आया? ऑर्गन का फंक्शन कम हो, ऑर्गन का फंक्शन ज्यादा हो, हाइपर फंक्शन ऑफ ऑर्गन एंड हाइपो फंक्शन ऑफ ऑर्गन, उसको लेवल में लाना यानी उसको नॉर्मल बनाना, न्यूट्रल बनाना, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। पॉजिटिव फंक्शन हाइपर फंक्शन है तो नेगेटिव मेडिसिन देना है, और हाइपो फंक्शन है तो पॉजिटिव मेडिसिन देना है। बस ये आ गया। अब हम चलते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट यानी प्रकृति, डायग्नोसिस के तरफ जा रहे हैं। पेशेंट को मेडिसिन कौन सी देना है, क्या डिसीज हुआ है और उसकी प्रकृति कैसी है। टेम्परामेंटेड मेडिसिन, या हम कहते हैं ना कि उसके प्रकृति के अनुसार मेडिसिन, वो इस पर पहले हम टेम्परामेंट दो, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड यानी सैंग्विन, लिम्फ यानी लिम्फेटिक, कफ प्रकृति जिससे कहते हैं, आयुर्वेदा का नाम लिए तो कफ प्रकृति, और ब्लड यानी सैंग्विन। ब्लड में एक वैरायटी आती है बिलियस, पित्त प्रकृति, और कफ में और एक वैरायटी आती है नर्वस, यानी लिम्फ की सब वैरायटी आती है नर्वस यानी वात प्रकृति। अब ये सभी का एक मिक्स आता है, चारों का, उसको मिक्स कहते हैं, मिश्र प्रकृति। अब ये इसके लिए बहुत सारे लिटरेचर है। नर्वस टेम्परामेंटेड कैसा रहता है, लिम्फेटिक कैसा रहता है, बिलियस कैसा रहता है, सैंग्विन कैसा रहता है। आपको मैं मैटी जी क्या कहते हैं वो सुनाता हूं। Predominance of certain system of organs on account of a more or less conspicuous difference in moral or physical constitutions forms what is called temperament, of which there are your kinds which sanguine, bilious, nervous and lymphatic. Now nowhere is there found an entirely unmixed specimen of any one of these temperaments, the definition of which is based on characteristics which are variable in the same person but can be easily recognized. Consequently, in describing each variety, we must suppose those characteristics to be united in an ideal subject which are distributed among different individuals. इसमें पहला आता है sanguine temperament. This results from the predominance of the circulatory system, of which the signs are quick, frequent and regular pulse, well developed and rounded muscles, a high fresh color, medium size. इसमें साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस दिए हैं: ग्रेट सेंसिटिवनेस, क्विक परसेप्शंस, गुड मेमोरी, ब्राइटनेस, lively disposition and tendency to amorous passion. The athletic temperament, उन्होंने वहाँ पे बताया कि which is an exaggeration of the proceeding is
principally distinguished by much greater strength, the muscular system being so much developed that it seems to predominant over the rest. Then आता है Billy's temperament. This is caused by the superabundance of bile. The following are its distinguishing features: black hair, yellowish skin, strong, then hard and frequent pulse, muscles firmly developed and sharp, incisive movements. Then आता है lymphatic temperament. Sluggish intelligence, deficient imagination, moderately strong passions, little activity, courage or perseverance. देन नर्वस टेम्परामेंट में आता है फिजिकल साइंस, अ पेल कलर, जनरल इमेसिएशन, सॉफ्ट मसल्स एंड फ्रीक्वेंट पल्स. इसका साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस बताते हैं: लॉफ्टी आइडियाज, क्विक सेंसिबिलिटी, प्रॉम्प्ट डिटर्मिनेशन, मोबाइल एंड imperious disposition leading to studies or sedentary life. Thank you. टेम्परामेंट की जो बातें हैं, थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज में देखते हैं कि एक सैंग्विन टेम्परामेंटेड पर्सन है, एकदम ठीक रहता है, यानी उसका वेट ओबेस नहीं रहता है और हाइट भी मीडियम रहती है, आंखें लाल रहती हैं और गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, हॉट टेम्पर्ड. कोई अगर क्रॉस करे तो नहीं चलेगा, मेरा ही चलेगा, मेरा ही चलेगा, किसी का सुनूंगा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया तो भी चलेगा. ये हिटलर बोलते ना, हिटलर ऐसा रहता है, किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहेगा, किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहेगा. लेकिन एक बात है उसकी कि उसके पास संपत्ति ज्यादा होती है. क्या है वो? ये सैंग्विन टेम्परामेंटेड है, आंखें लाल होती है, गुस्सा जल्दी आता है, डिसीजन लेने की क्षमता फास्ट होती है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है और किसी का सुनने का मन नहीं करता. सैंग्विन टेम्परामेंटेड और इतना फास्ट होता है, क्विक, भागेगा दौड़ेगा और इलनेस कम आता है उसको, पॉजिटिवनेस ज्यादा होता है, पॉजिटिवनेस ज्यादा होता है, नेगेटिव कभी होता ही नहीं, कभी बीमार नहीं पड़ता, पड़ा तो उसको कार्डियक ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आस्थमा, एक ऐसे छोटे छोटे डिसीज होते हैं और वो एंजाइटी को से ट्रीट हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटी जल्दी नहीं आती, आई तो एंजाइटी को से ट्रीट हो जाती है और ये लोग कार्डियक से ही ज्यादा चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्डियक से चले जाते हैं. ये सैंग्विन. अब बिलियस, बिलियस यानी सैंग्विन में जो चेंज आया है, सैंग्विन में जो आगे चल के चेंज आया है वो बिलियस है. आंखें येलोविश होती है, बाल जो होते हैं उसके ब्लैक होते हैं, एकदम ग्रेइश ब्लैक एंड लंबे लंबे घने, और येलो फेस यानी गोरा कलर, स्मार्ट दिखने के लिए, और इनकी साइकोलॉजी यानी दूसरे की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना, लोगों में मिलजुल के रहना, लोगों में मिलजुल के रहना, लोगों के ऊपर जैसा कि हम कुछ देते रहे उसकी उनके ऊपर कुछ अपनी छवि बनाए रखे और सभी लोग मुझे अच्छा कहे, ये रहता है. और सबकी सुनेगा, सबकी सुनेगा और कोई अड़चन में है तो उसको हेल्प करेगा.
ये लोग बहुत ही यानी दुष्ट बुद्धि के होते ही नहीं, इनके मन में हमेशा लोगों की हेल्प करना, दूसरों के लिए अच्छा भावना रखते हैं ये बिलियस। अब लिम्फेटिक, लिम्फेटिक लोग मीडियम ओबेस होते हैं, मीडियम ओबेस, एंड ये लोग जगह पे बैठ के ज्यादा काम करने की सोचते हैं, परेशान नहीं होना, यहीं से कुछ होता है तो देखेंगे, कहीं काम पड़ा है तो उसको फोन करेंगे कि मेरा भी काम करके ला ले। बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, यानी हलचल न करते हुए काम करके लेने वाले। ये ज्यादा लोग ये प्रोफेशनल होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। और ये लोगों में पैसा कमाने की बहुत ये रहती है, यानी उनको लगता है कि बस कमाते रहना है, प्रोफेशनल ज्यादा होते हैं। ये लोग थोड़े लेजी होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन कमाने के लिए एक्टिव रहते हैं। और इनमें लिम्फेटिक डिसीज ज्यादा होते हैं खान पान से। इनको खान पान जो है ना बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट के ज्यादा ये होते हैं वो, यानी टेस्टेड आइटम्स खाने के लिए उनको ज्यादा लाइक होते हैं, ये होते हैं लिम्फेटिक। और ये लिम्फेटिक का जो परसेंटेज है हमारे इसमें 80% है, सैंग्विन का जो परसेंट है वो 2 या 3% है, और बिलियस का जो परसेंटेज है बिलो 10 है बिलियस का। एंड अभी नर्वस, नर्वस जो होते हैं ये लिम्फेटिक में से इम्प्यूरिटी आए वाले, जैसे कि चेंज हुए वाले, ये नर्वस टेम्परामेंटेड लोग उदासीन होते हैं, यानी उनके जो स्वभाव है, यानी उनकी जो साइकोलॉजी है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। वो ज्यादा से ज्यादा इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ क्या मिलता वहाँ क्या मिलता, यानी घूमने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। उनके इसमें वायु का संचार ज्यादा होता है, जैसा वायु घूमता है उसी टाइप वो वायु के समान प्रभावित रहते हैं। और एक जगह पे उनका फेत नहीं होता है, एक जगह पे उनका फेत नहीं होता है। और उन लोग ज्यादा से ज्यादा जो स्वभाव के कारण ज्यादा से ज्यादा डिसीज प्राप्त करते हैं, जैसे जॉइंट पेन हो या ब्लड प्रेशर हो या एंजाइटी हो, स्लीपलेसनेस हो, ऐसे डिसीज उनको मिलते हैं। जो नर्वसनेस के डिसीज है वो उनको ज्यादा रहते हैं। ये लोगों को ज्यादा करके पैरालिसिस होती है। ये हो गया नर्वस टेम्परामेंट। ये सभी जिसमें आ जाते हैं थोड़े थोड़े, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, वो होते हैं मिक्स प्रकृति के लोग, यानी जो सभी सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। अब हमें इसमें से आपके बाजू में जो बैठा है, मैंने जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया उसको आइडेंटिफाई कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते? कर सकते? आपके बाजू में जो बैठे हैं उनका टेम्परामेंट बताइए मुझे। हाँ, मिक्स नहीं तो ये तो कॉमन हुआ ये तो कॉमन हुआ आपके बाजू में बैठे हैं, आप ही। हाँ 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 हाँ, उनका टेम्परामेंट बताइए आप, मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे। नहीं, आप उनको पहचानते हैं, पहचानते हैं ना, लेकिन बता नहीं सकते। हाँ, आंखें पीली है क्या? देखो थोड़ा सा, अच्छा है, फिर बिलियस के तरफ है उन्होंने। ये सब मैंने जो अभी सिम्टम्स कहे बिलियस में आते हैं। ऐसे आप बाजू वालों को देखिए, कल से आपको ये टेम्परामेंट से पेशेंट करने हैं, करने हैं या नहीं करने हैं? करने का है, ठीक है। अभी एक शॉर्ट आपको इसमें शॉर्ट आइटम बताता हूं, बहुत यानी इतना पूछना किसी के लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, वो क्वेश्चन करना उतना हमारे पास समय नहीं होता है। तो एक शॉर्ट बताता हूं आपको, आंखों में देखना है, जिसकी कॉर्निया
ब्लू होती है, जिसकी कॉर्निया ब्लू होती है वो लिम्फेटिक, जिसकी कॉर्निया रेडिश होती है वो सैंग्विन, जिसकी कॉर्निया ब्लू येलो होती है वो बिलियस, एंड जिसकी कॉर्निया ग्रेइश होती है, ग्रे, वो नर्वस। ये 100% प्रूव्ड है मेरे एक्सपीरियंस से। मैंने जो 20 ईयर्स या 25 ईयर्स में देखा है, इसी से देखता हूं मैं, और कभी गलत नहीं होता। हाँ, सैंग्विन रेड, सैंग्विन रेड, सैंग्विन रेड आ गया। हाँ, अच्छा, लिम्फेटिक ब्लू, लिम्फेटिक ब्लू, बिलियस येलो, बिलियस येलो है। अभी क्या रहा? नर्वस, ग्रे। आगे मिक्स में सभी कलर जो आइडेंटिफाई नहीं होता, जो आइडेंटिफाई नहीं होता वो मिक्स। आपने वही देखे क्या? मे बी आइडेंटिफाई नहीं। अभी टेम्परामेंट, टेम्परामेंट के अनुसार ट्रीटमेंट, टेम्परामेंट के अनुसार ट्रीटमेंट। मार्कर, हाँ। आपको अगर कोई ये जो प्रिंसिपल्स चल रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि 12 बजे तक पूरा होना था, लेकिन लेट है अब। तो आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप पूछते रहना, उसकी नोट करना। शाम में जो सेक्शन होने वाला है उसमें और आपको पूछना है। कल से आपको कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, यानी मंडे को जो प्रैक्टिस में बैठेंगे आप, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फुल्ली जनरल प्रैक्टिस आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में करना है। सैंग्विन, एंजाइटिको ग्रुप एंड बीजी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू सभी को चलेगी। A1, A2, A3, BG, ग्रीन ग्रीन। बिलियस S2, S5, A1, A2, A3। हाँ,
डब्ल्यू सभी को है। लिम्फेटिक स्क्रोफलोसो ग्रुप पूरा, हाँ, WEREY इलेक्ट्रिसिटीज। नर्वस S10 F1 WE and REY। REY नर्वस S10 F1 WE REY। S10 F1 WE REY। Sanguine A1 A2 A3 BGE and WE। Bilious S2 S5 A1 A2 A3 BGE WE। लिम्फेटिक स्क्रोफलोसो पूरा ग्रुप WEREY। नर्वस S10 F1 WEREY। अब मिक्स, मिक्स के लिए L2 एंड WE। हुआ टेम्परामेंट। अभी मेडिसिन की निर्माण प्रोसीजर बोलने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि उतना ही पार्ट रहा है अभी। अभी लिख रहे नहीं, वो मोबाइल से देखना, जो मोबाइल से निकाले फोटो, वो लिम्फेटिक की है क्या? हमारी मेडिसिन कैसी बनती है? मेडिसिन कैसी बनती है? हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो हमें पता रहना चाहिए कि मेडिसिन बनती कैसी है। स्क्रोफलोसो ग्रुप में S1 से लेके S5 S6 एंड S11 9 प्लांट्स है हर एक में। अब एक में S1 में नक्स के साथ है, तो S2 में लाइकोपोडियम है, S3 में रूम पाल्मेटम है। ऐसे एक एक प्लांट अलग अलग है। S4 कॉम्बिनेशन ड्रग है, वो उसका एक चार्ट आपको बता देते हैं, चार्ट बनाया है, उसको स्क्रीन पर बता देते हैं। अभी ये बनाने का विधि जो है, पहले हम ये 9 प्लांट जो है उसका एक एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। $20 ग्राम पाउडर एंड 80 ml वाटर, एक रेशियो बता रहे हैं आपको। जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल हमने नक्सोमिका का प्लांट लिया है, उसका पाउडर बना है, उसका पाउडर बनने के बाद 80 ml वाटर लिए, 80 ml वाटर के अंदर 20 ग्राम पाउडर डाल दी। इसको 48 आवर्स कंपलसरी ऑब्जर्व करते हैं, डाल के रख देते हैं। अब ये डालने के बाद इसमें नियर अबाउट 20 ग्राम सुक्रोज डालते हैं।
20 ग्राम सुक्रोज डालते हैं। 20 एंड 20 कितना हो गया? 40। अब ये इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई कोई ईस्ट डालते हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि जो हमारी प्याज होती है ना, वो भी कन्वर्ट कर देती है, कर्ड वो भी करता है, लेकिन ज्यादा करके लोग उसको ईस्ट डालते हैं। ईस्ट से वो कन्वर्ट होता है। जैसा मिल्क है और मिल्क का कर्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कर्ड लेते हैं और वो मिल्क में डाल देते हैं। वो मिल्क में डालने से क्या होता है, वो पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही ये मेडिसिन टोटल वाटर में इसेंस बनने के लिए यानी जैसा कि कन्वर्ट बनने के लिए ईस्ट की आवश्यकता होती है। वो ईस्ट डालने से ये 40 ग्राम एंड ये 80 120 ml या इतना प्रॉपर्टी बन जाता है। अब ये हन्नी जैसा अगर नहीं हुआ, ये हन्नी जैसा नहीं हुआ, तो इसमें और 20 ग्राम पाउडर डाली जाती है। इसमें ज्यादा ड्राई अगर प्लांट है, उसकी ह्यूमिडिटी कम है, वाटर लेवल उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ड्राई है, तो 40 ग्राम लगता है। 40 एंड 20 यानी 60 ग्राम मटेरियल बाहर से और 80 वो हनी जैसा बन जाता है। हनी जैसा बनने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है एज हनी। ये फिल्टर स्टेप, ये फिल्टर हुआ, जो आने वाला इसेंस है या एक्सट्रैक्ट, वो हम क्रूड में उसको बोलेंगे कि क्रूड है, यानी सैचुरेटेड है, क्रूड है, हनी टाइप है। इसको अब D1 बनाना है। इसका 10 ml ले लिया हमने, जो बना है एक्सट्रैक्ट। 10 ml लिया। 90 ml वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये 90 ml वाटर में इंक्लूड कर दिए, वो 100 ml बन गया। इसमें से और 10 ml लिए, ये D1 बन गया। इसमें से और 10 ml प्लस 90 ml वाटर, ये 100 ml बन गया। ये D2, इसमें से और 10 ml, ये 2 हो गया, ये 3 प्लस 90 ml वाटर बरोबर, ये D3। ऐसा प्रोसीजर होता है D3 तक। D3 के बाद आपके पास आता है, D3 के बाद आपके पास आता है, D3 में जैसा कि उसका स्मेल नहीं आता, उसका टेस्ट नहीं आता, और यानी उसमें कोई पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, सिर्फ वाटर के रूप में दिखता है। आफ्टर D3 अभी आपको D4 बना के यूज करना है, D3 यूज नहीं करना है, D4 बना के यूज करना है।
लेकिन उससे पहले और एक प्रोसीजर रही है। ये D3 को फर्मेंटेट करना पड़ेगा, उसको अगर आगे लेना है तो इससे पहले दो प्रोसीजर होती है। एक होती है प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। ये D3 में कुछ नहीं आया, D3 में कुछ नहीं आया, यानी मैटर कुछ नहीं आया, लेकिन उसमें फंगी जल्दी होगी। उसको अगर हमने कुछ फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं करे तो इसमें दो मेथड आती है। एक है हॉट 91 टू 99 सेल्सियस टेम्परेचर, और दूसरी है डिस्टिलेशन। सेम यही टेम्परेचर, 91 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं। ये टेम्परेचर में उसको डिस्टिलेट करना है या तो हॉट करना है, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई पार्टिकल्स ऐसे हो कि जो डिसॉल्व नहीं हुए, वाटर में मिक्स नहीं हुए, तो ये दोनों में से एक करना है। मैं डिस्टिलेशन को ज्यादा पसंद करता हूं, क्यों कि उसमें टॉक्सिसिटी एकदम रिमूव हो जाती है। टॉक्सिक मटेरियल उसमें कुछ भी नहीं रहता। अगर टॉक्सिक मटेरियल रिमूव हो जाए तो हमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लिए एक पैथोलॉजिकल टेस्ट आती है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन। इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो मेडिसिन में ताकि हमें बॉडी के लिए हानिकारक हो। इसके लिए SPLC, TLC ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टेस्ट आती है। वो टेस्ट करा के उसकी बैच यूज में लाई जाती है। अब ये हॉट करना एंड डिस्टिलेशन करना ये D1 में बनाते हैं। D1 जो D2 आता है वो आफ्टर हॉट या डिस्टिलेशन, उसके बाद में वो D2 बनता, उसके बाद में D3 बनता, और D4 आपको बनाना होता है। D4 आपको बनाना होता है। उससे पहले ये टेस्ट मैन्युफैक्चरर कर लेता है। आपको उसकी कोई, आपको एक नॉलेज रहना चाहिए बस इसके लिए। हाँ, ये टेम्परामेंट आ गया आपको। हाँ, आप सभी ले लो। हाँ, बरोबर। अभी इजी वर्क हो गया। इससे आगे तो बहुत इजी बना दिया आपको। मेडिसिन प्रोसीजर में कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अब आगे क्या करना है? D3 आपके हाथ में आ गया, आगे क्या करना है? D4 यूज करना है। D4 कैसा यूज करना है वो भी बता देता हूं कि अगर आपने D4 1:9 से बनाया है, जैसा D3 तक बनते आया, तो D4 जैसा कि वैसा उठा के नहीं देना है। पेशेंट को D4 उठा के देना नहीं है।
क्यों नहीं देना है कि और एक टेबल आपको प्रोवाइड करूंगा मैं कि D4 डायरेक्ट देने से उसकी एक्शन कितनी होगी मेडिसिन की। आप पैंटाप्राजोल देते हो, कितने आवर्स तक वर्क करता हो? 6 घंटा। ये यानी आपको पता है ना? पैरास्टामोल 500 mg कितने घंटा यानी ये है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का D4 का डाइल्यूशन का मेडिसिन कितना ड्यूरेशन देता है, उसका एक्शन कितना ड्यूरेशन होता है, ये एक टेबल दे देता हूं, ठीक है? D4 30 to 60 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम 30, मैक्सिमम 60। D6 2 आवर्स से 3 आवर्स तक, D6 2 आवर्स से 3 आवर्स तक। ये क्यों जरूरी है आपको? D5 D4 की, ये दोनों के बीच में पकड़ लीजिए। ये क्यों आवश्यक है, नीडफुल है कि आपको नेक्स्ट डोज कब देना है, आपको नेक्स्ट डोज कब देना है। अगर आप नेक्स्ट डोज वो पीरियड में नहीं देते तो पेशेंट को रिलैप्स होता है, यानी उसको वो सिम्टम्स आ जाती है रिपीट। D10 3 to 5 आवर्स। हाँ 100 यूज नहीं करते कोई ज्यादा, अगर यूज करते हैं तो ये दोनों के बीच में रखना है, D30 to 200 यानी 12 to 24 आवर्स। हाँ 8 to 12 आवर्स, 100 का 8 to 12 आवर्स एक अप्रोक्सीमेटली, मैं तो यूज नहीं करता हूं। हाँ तो 7 to 15 डेज। पहला डोज हम फर्स्ट डोज देते हैं, 7 डेज के बाद रिपीट करना है, और थर्ड सेकंड के बाद थर्ड डोज जो आएगा वो आफ्टर 15 डेज आएगा। यानी फर्स्ट डोज सेकंड डोज ये दोनों के जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन सेकंड डोज के बाद और ड्यूरेशन बढ़ता है। अभी और इसमें हम इसको वाटर में जब देते हैं, D4 का हमने वाटर में डोज मिला के दे दिया, हम कैलकुलेशन लगाते कितना वाटर ले लिए, 30 ml ले लिए, 1 ड्रॉप मेडिसिन ले लिए, तो ये D6 बनेगा, D10 बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, खाली डोज बनेगा उसका, D4 का डोज बनेगा। हमने कौन सा मेडिसिन दे दिए पेशेंट को?
गुड, नाइस। हमने पेशेंट को कौन सा डोज दिया है, बस वो माइंड में रखना है। वो आगे क्या बन गया है हमें पता नहीं। हमने D4 वन ड्रॉप इन 30 ml दे दी। 30 ml वाटर में 1 ड्रॉप डाल के दे दिए पेशेंट को, और उनको कह दिए कि ये 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स दे देना। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना। 10 ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम्स या 6 टाइम्स। हमने ड्यूरेशन किसका लिया? D4 का लिया, पेशेंट को दे दिया। और पेशेंट ने क्या किया कि वो मेडिसिन लेते समय और 1 ग्लास पानी लिया और 10 बूंद डाल दिया और पी लिया। उसका ड्यूरेशन अच्छी तरह से बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा, एक्शन वेल होगा। आपने क्या दिया है? D4 दिया है। सामने वाले ने आप दिए वाला मेडिसिन लिया है, आपने एक अप्रोक्सीमेटली D4 F1 दे दिया है टेम्परेचर कम होना करके। अगर आपको टेम्परेचर कम करना है और D4 का 5 ड्रॉप्स पानी में डाल के देते हैं, तो क्या हर घंटे आप रिपीट करते रहोगे? पेशेंट पॉसिबल है? नो। तो फिर हमने क्या करना है? D4 का 1 और 2 ड्रॉप्स इन 30 ml वाटर स्ट्रोक देना है और उसको कहना है कि ये 10 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में लेते रहे। मिनिमम 50 ड्रॉप्स। तो देने के बाद पेशेंट लेता रहेगा, तो उसका ड्यूरेशन कितना बढ़ेगा? डबल, 2 आवरली। एक्शन बदलेगा नहीं, ड्यूरेशन चेंज क्या होगा? ड्यूरेशन, एक्शन चेंज नहीं होगा। यह ध्यान में रखना है। हमने शक्कर 1 कप में 1 चम्मच डाल दी, और वो 1 कप में से दूसरा आया करके हमने क्या करे? वो दूसरे को दे दी, और उसमें से निकाल के 1 कप पानी में इसमें से 1 चम्मच डाल के। ये मीठी रहेगी और वो कम मीठी रहेगी, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं है, उसमें ऐसा जो बायो एक्टिव केमिकल्स है, बायो एक्टिव केमिकल्स शक्कर में नहीं है करके वो उसका एक्शन कम होगा, जिससे ये जो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है वो जो माइल्ड कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों में फर्क होगा। जब हम उसका कैलकुलेशन बनाएंगे शक्कर का, तो इसका 100 से बढ़ेगा तो उसका 50 से बढ़ेगा, शुगर अगर बढ़ेगा तो। ये अगर हम काउंट करते हैं इसका एक्शन, तो इस तरीके से काउंट होगा। जितना डाइल्यूटेड है उतना ड्यूरेशन बढ़ेगा, जितना कम डाइल्यूटेड है उतना ड्यूरेशन कम होगा। फिर हमने मेडिसिन कैसी यूज करना, मैटीजी 74 पेज पर क्या बोलते हैं? डोसोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। remedies. We know purpose giving general instructions for doses, but absolute rules cannot be given, since from the infinite variety of organisms, numerous exceptions must arise. Thus, a large field must be left to individual experience. The most common dose for internal remedies is 1 globule a day in the first dilution. The second dilution is better in some cases, particularly with women and sensitive persons. Still, in certain cases, 10 to 20 dry globules of the remedy, which is being taken in solution, can be taken, or the same quantity may be taken of a second remedy. When they must be alternated with the remedy dissolved in water, the third dilution is given only where the disease assumes very violent forms as an hysteria,
epilepsy, and typhoid fever. जी डोसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं कि उनकी जो ग्लोबुल्स है 20 to 25 ग्लोबुल्स लोकल एप्लीकेशन के लिए, हाँ एक्सटर्नल यूज के लिए ही वो एप्लीकेशन सॉल्यूशन बताया। जो लोकल एप्लीकेशन का सॉल्यूशन है 20 to 25 डाल के उसको अच्छी तरह से स्ट्रोक दे और उसका फर्स्ट डाइल्यूशन बनाए, उसका जो ड्यूरेशन एंड एक्शन रहेगा वेरी वेल। आप देखना, एक फीवर का पेशेंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल फीवर का पेशेंट है, उसको चील्स है और बार बार उसका रिकरेंट हो रहा है। आपको फेब्रिफिगो 1 जो D4 का ग्लोबुल बना है, वो एक ग्लोबुल 1 ग्लास वाटर 180 ml यानी 1 ग्लास वाटर में डाल के डिसॉल्व करके अच्छी तरह से स्ट्रोक देके स्पून एक एक चम्मच आधे आधे घंटे को हम देते रहे तो पेशेंट का 2-3 डोज में यानी विद इन 2 आवर्स फीवर कम हो जाएगा, फीवर कम हो जाएगा। ये फीवर कम करने के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा डोज है। अब 1 ग्लोबुल उन्होंने डाला, हमारे पास ग्लोबुल नहीं है तो हम 1 ड्रॉप डाल दें, 1 ड्रॉप इन 180 ml वाटर या 200 ml वाटर, और उसका एक एक चम्मच देते रहे पेशेंट को। तो क्या होगा, पेशेंट का बुखार 2 घंटे में, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं ये जो बोल रहा हूं ये ज्यादा यानी ऐसा नको कि मैं बहुत कम बोले और आप देखते रहे। 2 घंटे बहुत बोल रहा हूं, आधा घंटा हाफ 35 मिनट्स या 30 मिनट्स में सफिशिएंट है वो कम होना। तो कम हुए वाला फीवर बढ़ना नहीं, इसलिए हमें आधे आधे घंटे को, क्योंकि D4 का एक्शन क्या है 30 to 1 आवर, वो पावर पूरी होने से पहले ही हमारा डोज चले जाना अंदर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डोज आपका ऐसा देना पड़ेगा। कल से आपको जब भी ओपीडी बैठोगे और फीवर के लिए फेब्रिफिगो पेशेंट को दोगे तो इस तरीके से देना है, आपको निराशा नहीं होगी। पेशेंट आपका शाम तक अच्छा घूमेगा फिरेगा, बच्चा है तो दौड़ेगा खेलेगा, है ना। आप ऐसा ही करते हैं? हाँ आप करते हैं, क्यों करते हो? हाँ, अब आप सभी ऐसा ही करते हैं ना, तो रिजल्ट ऐसे आते हैं ना, हाफ आवरली आपको देना पड़ेगा। अब इसके साथ और एक गड़बड़ हो जाती है, कॉमन पेशेंट होते हैं, कोल्ड है, कोल्ड में हमें क्या करना है, कोल्ड में हमें पेटोरल ग्रुप मिलाना है। पेशेंट है 40 इयर्स या 35 इयर्स का मेल, तो उसको क्या देना होगा, मेल पेशेंट को P4 सेम 1 ड्रॉप इन 200 ml वाटर। हाँ, और ऐसा ही देना है, उसी में कॉम्बिनेशन बना के देना है, अलग देने की आवश्यकता नहीं, D4 से। हाँ, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, टेम्परामेंट की। आप कहेंगे टेम्परामेंट कहाँ गया, फेब्रिफिगो तो हम दे रहे, टेम्परामेंट कहाँ गया? पहले दिन हमने ये मेडिसिन दे दिए P4 और F1, दूसरे दिन फिर से फीवर आया तो हमें टेम्परामेंटेड मेडिसिन ऐड करना है उसमें। अगर पेशेंट लिम्फेटिक है तो स्क्रोफ्लोसोवन सेम ऐसा ही देना है, लेकिन अलग देना है, इसमें मिलाना नहीं है उसको। D4 से ही देना है लेकिन अलग देना है। अगर हम गोली देते हैं और लिक्विड देते हैं तो दोनों में भी वेरिएशन बहुत है, बहुत वेरिएशन। लिक्विड डोसेज दे रहे हैं और
डिस्केट या ग्लोबुल्स दे रहे हैं, एक्शन, ड्यूरेशन, उसके साथ ही रिजल्ट बहुत सारा चेंज होगा। वो कैसा होगा ये भी बताता हूं। हमने डाइल्यूशन दे दिए, डाइल्यूशन के अनुसार परिणाम आने लगे, पेशेंट डाइल्यूशन के अनुसार ठीक हुआ। लेकिन हमने ड्राई ग्लोबुल्स या डिस्केट दी ऐसी D4 की, पहला डोज न्यूट्रल हो गया, चबाते चबाते स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे मेडिसिन जाती है न्यूट्रल हो जाती है। दूसरा डोज जब देते हैं तो उसका थोड़ा सा एक्शन, क्योंकि पहला डोज हमारा एसिड न्यूट्रल करने में चला जाता है, दूसरा डोज जब देते हैं वो काम करने लगता है। अब दूसरा डोज हम कब देते हैं? आफ्टर 1 आवर या हाफ आवर, तो वो काम करने लगेगा। अब तीसरे डोज की बात आती है, हाफ आवर के अंदर अगर हमने तीसरा डोज च्युएबल करने के लिए ग्लोबुल नहीं दी तो पेशेंट रिलैप्स होता है, पेशेंट रिलैप्स होता है, क्योंकि वो ग्लोबुल को जो इन्हेंसिव पावर आती है वाटर से वो इसमें नहीं आती, और पेशेंट 1 डोज 2 3 to 5 डोज आपके कंट्रोल में रहता है, और आफ्टर 5 डोज पेशेंट रिलैप्स हो जाता है, फिर सन फीवर आता है जोर से, और वो फिर आपके हाथ से निकल जाता है पेशेंट, वो पेशेंट आपको रेफर करना पड़ता है। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है क्या वायरल? और अगर आप डाइल्यूशन देते हैं तो वो पेशेंट रिलैप्स नहीं होता, वो पेशेंट रिलैप्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मेडिसिन डबल डाइल्यूट हो रही है, देते समय भी डाइल्यूट हो रही है, और आप देते समय और पेशेंट लेते समय डबल डाइल्यूट हो रही है। डाइल्यूट होने से उसकी एक्शन बढ़ रही है, और दूसरा डोज आने से पहले उसको डोज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स का उसने ड्यूरेशन ले लिया है, एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, और हमारा डोज तो आवरली जा रहा है, तो यही नहीं होता कि हमारा पेशेंट रिलैप्स हो, क्योंकि मेडिसिन की पावर कंटिन्यू है। हमने D4 से मेडिसिन लिया है और डोज थोड़ा सा 2 3 4 डोसेज उसमें गई है, और डोसेज जाने के बाद सैचुरेशन होने लगा है, और फिर हमारे मेडिसिन का जो सिम्टम है, फेब्रिफिगो का सिम्टम है, क्या सिम्टम है फेब्रिफिगो का? फीवर आना, फीवर आना। तो क्या होगा फिर? फीवर ही आएगा ना, फीवर ही आएगा ना। D4 के डोसेज लेते रह रहे वो विदाउट डाइल्यूशन, तो उसका सिम्टम डेवलप होगा क्या? नहीं होगा, बॉडी में सैचुरेट हुआ ना वो। अगर ऐसा नहीं करते हम, डोसेज ड्यूरेशन मेंटेन नहीं करते, सैचुरेट नहीं होगा, लेकिन तो भी रिलैप्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे वायरल में या एक्यूट में जो प्रैक्टिस करते हैं जनरल, वो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, मेरे खुद के प्रॉब्लम है। इसलिए मैं क्या करता, पेशेंट को 100 ml की बोतल में 1 ड्रॉप डाल के दे देता स्ट्रोक मार के, और उसको कहता लेते रहे, या तो घर पे जाके 1 लीटर वाटर में ये इतना डाल दे और दिन भर में ये वाटर पूरा कर दे, वेल रहता। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ही मन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे विचार। 1 ड्रॉप डाल दिए हमने 200 ml में, ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? हम 2-4 ड्रॉप डाल देते। हमें ये पता नहीं है कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका सिम्टम क्या डेवलप करती है, वो क्या डेवलप करती है वो सिम्टम। वो उसके गुणधर्म उसके अंदर, बॉडी के अंदर जनरेट करती है, और जनरेट जब होते हैं ना, तो फिर उसका परिणाम भी हमें मिल जाता है। हमें मेडिसिन का परिणाम पॉजिटिवली हमारे लिए लेना है, यानी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। येलो इलेक्ट्रिसिटी डायलेटेशन लाती है,
येलो इलेक्ट्रिसिटी डायलेटेशन लाती है। अगर हमने येलो इलेक्ट्रिसिटी का डोज 20 ड्रॉप्स दे दिया, एक शुगर में दे दिया या ब्लड प्रेशर में दे दिया, डायलेटेशन बहुत आ गया, क्या होगा? बीपी फॉल होगा, बीपी फॉल होगा। एक पेशेंट मेरे पास 2 महीने पहले आया, हाँ 1-1.5 महीना पहले आया था। वो पेशेंट का यूरेथ्रा में 14 mm का स्टोन यूरेथ्रा में अटक गया था। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में एक ही इसका सेंटर है लिथोट्रिप्सी का। वो डॉक्टर गांव में नहीं था, वो बाहर गांव था। अब उसको ऑप्शन था कि बाहर से कैथेटर डाले और उसको अंदर ये करे। स्ट्रक्चर बैठा तो होल लाइफ वो पेशेंट को भुगतना पड़ता है। स्ट्रक्चर बैठ सकता हो, अगर हमने ढकल दिए तो इंजरी हो जाती है और स्ट्रक्चर बैठ जाता, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। तो पेशेंट मेरे पास आया बोले तो एक डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ इनके पास निकलता है तो देखो, बहुत स्टोन निकालते हैं। आने के बाद मैंने क्या करा, 5 ml येलो इलेक्ट्रिसिटी एंड एक मेरा आरोस्टोन नाम से S5C6 एंड F1 का कॉम्बिनेशन है, वो 10 ml, ऐसा 15 ml 1 लीटर अंदर 1 लीटर बॉटल में डाल दिया और दे दिया उसको कह दिया कि तू खाना खाया क्या? हाँ बोले पेट भर के खाना खाया था और थोड़ा बाहर गया तो ये ऐसा हुआ। 1 लीटर पिलाया, फिर वेंटू 1 लीटर में 5 ml डाला, वेंटू पिलाया, वेंटू के साथ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पिलाया और 2 लीटर वाटर गया, फिर 1 लीटर ब्लैंक वाटर पिलाया, यानी उसमें कोई मेडिसिन नहीं। 3 लीटर गया, एक बार यूरिन पास हुआ, क्यों हुआ? डायलेटेशन आया लेकिन स्टोन नहीं गया। फिर 5 ml येलो इलेक्ट्रिसिटी, 10 ml ये कॉम्बिनेशन S5F1C6 का 1 लीटर में और वेंटू एंड जी का 1 लीटर, ये 2 लीटर और 40 मिनट में पिलाया, डबल। ये पूरा होने के बाद और एक ब्लैंक 1 लीटर वाटर, ये टोटल कितना हो गया? 6 लीटर। ये 6 लीटर वाटर देने के बाद पेशेंट बाथरूम में गया और स्टोन लेके आया। इसके साक्षीदार है उमेश जी। कितना स्टोन था? 14 mm. हे दाखवता येते का बघा, याला स्क्रीनला अटॅच करून स्टोन आणि ते माणूस। ये क्यों हुआ कि हमारी मेडिसिन जो सिम्टम्स है उसके वो बताएगी। अगर हम रोगर पिए तो पॉइजन है, हम यस1 पिए, नक्सोमिका पिए तो एंटी पॉइजन है, नक्सोमिका ज्यादा पिए तो वो भी पॉइजन है। नक्सोमिका डेंजर पॉइजन, कुत्ते ने अगर नक्सोमिका को ऐसा टंग भी लगाया तो विद इन 2 मिनट्स मर जाता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग अल्कली हो। हाँ हाँ, स्टोन मेन आपल्याला किती MM आहे आणि त्याचा हे पण व्हिडिओ। मेडिसिन D4 में सिम्टम्स जनरेट करती है, मेडिसिन D4 में सिम्टम्स जनरेट करती है। एंजाइटिको 1 ब्लीडिंग बढ़ाएगा ना, अगर ब्लीडिंग है तो कम करेगा क्या? ये तो प्रूव्ड है ना आपके पास। और वही एंजाइटिको 1 अगर 200 डाइल्यूशन में दे तो कम करेगा। तो हमने कौन सा डोज देना चाहिए, कैसा डोज देना चाहिए? मुझे सिर्फ यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूटेड मेडिसिन देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे। मुझे जितने भी प्रैक्टिशनर फॉलो करते हैं उन सबको ये कहता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, 100 ml में 1 ड्रॉप डाल दो और 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दे दो, बस आ जाता रिजल्ट। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आ जाता। आप सभी को ड्रग चॉइस बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम, ड्रग चॉइस बहुत अच्छी है,
लेकिन टेक्निक देने की यानी डोज देने की डोसोलॉजी गलत होती है। क्यों कि हमारा चश्मा mg में पड़ा है, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, इसमें ये चश्मा हमारे पास है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चश्मा पहनने के लिए आज हम सब यहां आए हैं। ठीक है, आया समझ में? डोसेस डोसोलॉजी आई समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो शाम को और पूछ लो, क्योंकि कल डोसेस से आपका पेशेंट यानी गलत डोसेस से पेशेंट रिलैप्स नहीं होना चाहिए। पुढे काय? हाँ हाँ, जो होतो का जॉईनेला? हाँ करा। हाँ हाँ हाँ, 30 ml वाटर में 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए। 30 ml वाटर में ऑलरेडी डाइल्यूटेड है हमने, और थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट करे तो एक्शन तो बढ़ेगी, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, है ना। उसमें 20-30 ड्रॉप्स डालते नहीं बैठने का, मेडिसिन खराब नहीं करने की, मेडिसिन सेव करने की और रिजल्ट पेशेंट को बढ़ाने का। 10 ड्रॉप्स, 10 to 15 ड्रॉप्स सफिशियंट है। देखो और एक मैं आपको बताता हूं, 10 लीटर मिल्क है, उसका कर्ड बनाना है, कितना कर्ड लगेगा उसमें डालने के लिए? 2 चमचे का, कोई 1 चम्मच भी काफी है, आधा चम्मच भी काफी है ना। बस यही रूल है, यही तो रूल है। हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए सर ने बताया कि 1 ड्रॉप क्या कर सकता है, तो मिरेकुलस रिजल्ट्स अपने को मिल सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। 2 तारीख थी पिछले महीने में, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग और नेजल पॉलिप्स का हिस्ट्री है मेरा। जबकि क्लाइमेट चेंज होता है तब मुझे तकलीफ होती है, तब मैंने 2 तारीख से 12 तारीख तक P4 अनडाइल्यूटेड यानी कि D4 D5 में लिया, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी लिया, उसके बाद में C13 लिया। अभी ये ट्राई करते करते 12 तारीख आ गई। सर को फोन किया, सर ऐसी ऐसी तकलीफ है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सर ने मेरी जो बात कर रहा था मैं, वो बातों से ही अंदाज लगा लिया कि क्या तकलीफ हो रही। सर बोले पेन है क्या? मैं बोला ठीक है पेन है। सर ने बोला और क्या क्या तकलीफ हो रहा है? ठीक है बोले, फीवर वगैरह है क्या? बाकी इतना ही पूछा। मैंने बोला फीवर नहीं है, लेकिन लग रहा है वैसा कि फीवर आएगा। तो सर ने बताया P4 C14, आप लगे तो लिख लीजिए। यह बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट आया है, और ऐसा अक्सर आता है, सर का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। P4 C14 1 ड्रॉप इन 100 ml, सॉरी 1 मिनट, 1 ड्रॉप इन 10 ml D3 का, P4 C14 1 ड्रॉप इन 10 ml। उसको स्ट्रोक देने के बाद में 1000 ml डिस्टिल वाटर में वो 10 ml का सॉल्यूशन डालना है। D3 नॉट D4, D3 1 ड्रॉप ईच, P4 का और C14 का, इन 10 ml डिस्टिल वाटर। उसको स्ट्रोक देना है 48, देन वो 1000 ml डिस्टिल वाटर में हमें वो 10 ml का सॉल्यूशन जो रेडी हुआ है वो डालना है, यानी कि 30 डाइल्यूशन तैयार होता है, 30 बन जाता है। और दूसरा फॉर्मूला और क्या बताया सर ने, वेनरियो 1 और वर्मी फिगो 1 सेम, 1 ड्रॉप इन 10 ml ईच, देन 10 ml को स्ट्रोक लगा के हम 1000 ml में वो 10 ml डाल दिया है, उसका भी 30 हुआ है। तो सर ने बताया कि हर घंटे 2 घंटे में ये 2 दिन 3 दिन लो, फिर उसका डोज कम कर दो। देखिए मैं जब सुन रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन सर जब कह रहे थे तो सर को कॉन्फिडेंस था कि 2-3 दिन ये सिवियरिटी कम होने को लगेंगी, लेकिन कम हो जाएंगी।
लेकिन मुझे भी आपके जैसे लगा कि 1 ड्रॉप मेथड और इतना तकलीफ हो रहा है आज मुझे, तो क्या होगा। लेकिन जब मैंने तुरंत, मैं उस दिन घर पे था मॉर्निंग में, तुरंत 11 बजे क्लिनिक में गया। जब C14 और P4 का मैंने जब बनाया और डोज लिया, तब मैं विद ओनली 15 ड्रॉप्स लिए 30 डाइल्यूशन के। जब 11 बजे मैंने मेडिसिन बनाया, मेडिसिन लिया और 11:30 बजे मैं वापस निकला कि मैं सोच रहा था कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा क्लिनिक में, कोई पेशेंट आएगा तो बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन 11:30 बजे लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुल गया था मेरा, जबकि दोनों भी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉकेज थे। मामूली सा सांस ले रहा था मैं और ओरली सांस ले रहा था, ऐसी तकलीफ थी। तब 11:30 बजे जब मैं घर पे गया तो एक नॉस्ट्रिल कंप्लीट चालू हो गया लेफ्ट। उसके बाद में मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वेनरियो 1 और वर्मीफ्यूगो 1 लिया। 4 बजे जो राइट नोस्ट्रिल मेरा कभी भी पिछले ईयर में 50% ब्लॉकेज ही रहता था, वो कुछ लग रहा था कि वो खुल रहा है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन सर ने खुद होके मुझे 12:30 बजे फोन किया। उनको लगा कि भाई केदार को कुछ और तकलीफ है क्या, तो उन्होंने फोन किया। तो दोनों भी नोस्ट्रिल्स खुले हुए थे विद इन 24 आवर्स। और देखिए, मैं बोल रहा था कि 2 तारीख से 12 तारीख तक रात में मैं 2 घंटे 3 घंटे सोता था। और जब वर्स्ट कंडीशन हो गई 11 तारीख, तो सर को बताया कि सर लास्ट 3 डेज मैं सो नहीं पाया था। तो सर ने इतना सुन लिया, मेडिसिन बता दिया, मेडिसिन सेम जैसा सर ने बताया वैसा ही किया, वैसा ही डाइल्यूशन। और आज भी मेरे बैग में वो प्रेजेंट है, P4 और C14 अभी भी मैं ले रहा हूँ। और आज आपके सामने फुल फ्लेज मेरा टॉकिंग जो है, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कुछ हिस्ट्री ऐसा हो सकता है। अभी भी राइट नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स 0 ब्लॉकेज। सर ये नींबू पानी में 15 बूंद डालना है ना? नहीं, एक मिनट, आई विल रिपीट। 1 ड्रॉप P4, 1 ड्रॉप C14 इन 10 ml। पहले डाइल्यूट करते हैं 10 ml, 1 ड्रॉप ईच, 1 ड्रॉप 10 ml में। 10 ml का स्ट्रोक लगा देंगे 48, देन वो हम मिक्स करेंगे 1000 ml डिस्टिल वाटर में, 1 लीटर में वो 10 ml डाल देंगे। दैट मीन्स 30 डाइल्यूशन अपना रेडी हो गया। थैंक यू वेरी मच। यही वो स्टोन है, यही वो स्टोन है जो कि हमने 2 घंटे के अंदर बाहर निकाल लिया येलो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। हे 22 mm, 22 mm। हाँ, ये 22 mm है, ये भी ऐसा ही निकला है। सब इंदौर से आए थे 3 से न्यूरोथेरेपी सीखने के लिए, तो उन्होंने सब दबा के दिया था कागज में, दबा के देखा था कि सही में वो ये क्या दूसरा है मिट्टी का। पेशेंट को ऐसा लग रहा नहीं था कि मेरा स्टोन निकल गया। उसकी पूरी फैमिली आई थी। फैमिली साथ में थी, चिल्ला रहा था, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने उसको कहा कि भाई तू शांत रहे, तेरा स्टोन बाहर निकल जाएगा विदाउट सर्जरी। वो कह रहा था कि नांदेड़ जाए या इधर जाए उधर जाए, उसको कोई विश्वास नहीं था या फेथ नहीं था कि ये निकल जाएगा। मुझे फेथ था कि ये जरूर निकलेगा, क्योंकि मेरे पास डायलेट करने की मेडिसिन है, आपके पास भी है। आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आए तो उसको जल्दी से जल्दी निकालें। लोअर यूरेट्रिक कैलकुलस जितने भी होते हैं, इस मेथड से आप बाहर निकाल सकते हो। लोअर यूरेट्रिक 10 ml YE या 6 F1C6
सॉरी 5 ml, 10 ml नहीं, 5 ml. हाँ. आप जल्दी से जल्दी ये करिए, आप हमें मेटाबॉलिज्म के तरफ चलना है. हाँ. 5 ml YE, 10 ml F1S6C6 and VEN2 plus GE 5 ml, VEN2 10 ml. अल्टरनेटली देते रहने का उसको. एक एग्जांपल है 1 ड्रॉप इन 1 लीटर एंड एक एग्जांपल है ये अपोजिट है दोनों. ये D4 से, हाँ D4 से. हमारे डोसेज 5 ml YE प्लस 10 ml F1S6C6 YE. हाँ, F1S6C6 ये कॉम्बिनेशन. ये देख लीजिए. तीनों मिला के कॉम्बिनेशन है वो. हाँ यस. GE 5 ml, ये 500 GE 5 ml 500 ml झाले. हाँ, ML आहे. हा, ते रनिंग
अपचय वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं का सरल अणुओं में विघटन होता है। यह प्रक्रिया शरीर में मौजूद एंजाइमों द्वारा अत्यधिक नियंत्रित होती है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर को इसे पचाने और इसे शरीर द्वारा करने योग्य रूप में अपचायित या तोड़ने की आवश्यकता होती है। अपचय प्रक्रिया का एक और उदाहरण तब होता है जब आपका शरीर कठोर व्यायाम या भूख के दौरान संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए मांसपेशियों और वसा को तोड़ता है। हाँ। चयापचय का नियम हार्मोनों द्वारा होता है जो शरीर में संदेशवाहक के रूप में कार्य करने वाले रसायन हैं। यद्यपि शरीर में अनेक हार्मोन विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, लेकिन थायराइड हार्मोन आपके चयापचय को विनियमित करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। आगे हम डिसीज तक। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं जिनमें पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस, थायराइड, एड्रेनल ग्रंथियां और अग्न्याशय शामिल है। अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। और ये शरीर के सभी भागों में रासायनिक संदेश भेजते हैं जिनमें अंग प्रणालियां और ऊतक जैसे हड्डी, त्वचा और मांसपेशियां शामिल हैं। हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन की अधिकता आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट, आराम, ऊर्जा व्यय को बढ़ाती है और वजन घटाने, ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन के टूटने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने को उत्साहित करती है। हाइपोथायराइडिज्म या कम थायराइड हार्मोन विपरीत प्रभाव डालता है, समग्र चयापचय को कम करता है। हाइपोथायराइडिज्म चूंकि थायराइड हार्मोन आपके विश्राम, चयापचय दर और विनियमित करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, इसीलिए अधिक या कम थायराइड हार्मोन आपके चयापचय को प्रभावित कर सकता है। सारांश, ये सब जो पढ़े हैं, चयापचय शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग है। इन रासायनिक प्रक्रियाओं में ऊर्जा और अणुओं का टूटना और निर्माण शामिल होता है और इन्हें हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपकी चयापचय दर उम्र, लिंग, आहार, व्यायाम, नींद और चोट या बीमारी से प्रभावित हो सकता है, जबकि कुछ जीवनशैली कारक आपके चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी जादुई गोली या गोली आपके चयापचय को नाटकीय रूप से नहीं बढ़ाएगी। हालांकि पर्याप्त कैलोरी वाला संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके चयापचय को विनियमित करने में मदद कर सकती है। ये मेटाबॉलिज्म का थेराप्यूटिक लिटरेचर है। इसमें ज्यादा समय देने के बजाय हमने आपको सामने दिया है। आपको लिटरेचर ऐसा मिलेगा, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी ना सबको। हाँ, तो सबको मिलेगा ही वो। अभी हम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कैसा करें, मेटाबॉलिज्म नियंत्रण में रहे, इसके लिए हम क्या करें। आप सभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बोर हो गए, ताली बजाओ थोड़ा सा। और आपस में बातें मत करो ताकि मेरा जो लिंक लगा रहता है वो टूट जाता है। अभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें ट्रीट करने हैं ना। थायराइड ट्रीट करना है, डायबिटीज ट्रीट करना है, रूमेटिज्म ट्रीट करना है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करना है ना। आज हमारे पेशेंट्स जितने भी आते हैं वो पूरे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुए वाले होते हैं। उनके लिए हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन है, इतनी अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि किसी के पास नहीं।
ये आपको मानना ही होगा। या तो फिर हमें बताइए कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, इससे भी अच्छी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेशली मेटाबॉलिज्म पर ही वर्क करती है। मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए स्क्रोफ्लोसोग्रुट। अब आप चिकित्सक है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये आए वाला पेशेंट किस वजह से सिम्टम्स लेके आया। अब वो ओबेस है या दुबला पतला है या हाइपरटेंसिव है या थायराइड वाला है या डायबिटीज वाला, आपके पास तो फाइल लेके आएगा। बस एक आप कंसल्टेंसी बहुत अच्छी तरह से डालिए, एमडी मेडिसिन भी देखते रहे कि ये कौन से डॉक्टर। मुझे पता नहीं इधर डॉक्टर शब्द लगाने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में डॉक्टर नहीं लगा सकते यानी हम डॉक्टर नहीं, तो हम डॉक्टर नहीं है तो उनके कानून में भी आते नहीं है। लेकिन हमारा एक अच्छा कैबिन वगैरह रहने के, यानी कंसल्टेंसी अच्छी रहना चाहिए, डेकोरेटेड रहना चाहिए, कोई हरकत नहीं। तो हम ऐसे डिसीज अच्छे कर सकते हैं ये सारे दुनिया को पता चले। तो ये पता चलने के लिए हमें डिसीज ट्रीट करना होंगे। ये डिसीज ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके तरफ हम चलते हैं। पहले हम थायराइड की तरफ चलते हैं। पहले हम थायराइड की तरफ। बैक 5 years, पिछले 5 सालों से थायराइड के पेशेंट इतने बड़े हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। थायराइड का एक सर्वे 5 साल से पहले था, वो था 25%, लेकिन आज की डेट में 35 to 50 years एज फीमेल 80% इफेक्टेड थायराइड, 80%। आप चेक करें या ना करें, लेकिन आप देखें उसमें वो सिम्टम्स है। उसके बाद क्लासिफिकेशन करें हमने कि हाइपर कितने हैं और हाइपो कितने हैं। वो 80% में से 5% हाइपर है और बाकी सब हाइपो। ओबेसिटी होगी, मेटाबॉलिज्म उनका ठीक नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन बड़ा होगा, इमोशनली वो बहुत सेंसिटिव हो गए होंगे, कुछ भी बात करें तो रोने लगेंगे, यानी थोड़ा भी उनको उनके अनुसार नहीं हुआ, उन्होंने जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो रोने लगेंगे। ऐसे लोगों को ज़्यादा जल्दी थायराइड होता है। थायराइड का बेस कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक फंक्शन है, वो फंक्शन T3 और T4 को बैलेंस करने में लगा होता है। T3 और T4 बढ़ने लगा तो TSH उसको कम करने लगता है, और T3 T4 कम होने लगा तो TSH उसको बढ़ाने लगता है। अब उसको बढ़ाते बढ़ाते ये TSH खुद बढ़ जाता है। वो नॉर्मल रहता है लेकिन TSH ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि T3 और T4 को बैलेंस करता है। ये बैलेंस करने का उसका एक लिमिटेशन होता है, वो लिमिट पूरा होने पर इसका लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल 5, उसका जो मैथमेटिकली ये है तो 5 यूनिट तक TSH नॉर्मल है, आफ्टर 5 वो एबनॉर्मल। T3 और T4 ये दोनों का नॉर्मल रेशियो है,
वो अगर बिलो यानी हाइपो में गए तो उनको तो वो दोनों का बराबर आता है, लेकिन टीएसएच बढ़ा हुआ होता है। जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और जब 0.5 से नीचे टीएसएच का लेवल आता है हाइपो में, यानी बहुत कम, वो T3 और T4 इतने बड़े होते हैं कि उनको कम करते करते ये खुद कम हो जाता है टीएसएच। तो ऐसे में हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैटाबोलिज्म ज्यादा होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन में कैटाबोलिज्म बढ़ जाता है, उसका पूरा एनर्जी निकल जाता है और वो पेशेंट दुबला पतला हो जाता है। फर्स्ट। सेकंड, पेशेंट खाएगा, वोमिट खाए वाला उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। सेकंड। थर्ड, वाइटली वो पेशेंट इतना पुअर हो जाता कि कोई खड़े रहने की भी यह नहीं रही, लेकिन दर्द कुछ भी नहीं, पेन नहीं होता। इमोशनली ये पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, जीने की इच्छा ही नहीं रहती। अब ये दोनों के लिए हमने ट्रीटमेंट प्लान करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म